नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे युक्तियास एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम आपको यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और अन्य सभी प्रमुख सरकारी परीक्षाओं के लिए प्रतिदिन परीक्षाओं के करंट अफेयर्स को एमसीक्यू के रूप में प्रस्तुत करते हैं। हमारा उद्देश्य है कि आपकी सिविल सेवा एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और भी सरल, प्रभावी व लक्ष्य केंद्रित बन सके। इसी के साथ शुरू करते हैं अपने 11 अप्रैल के सवाल से। तो सवाल था हमारा कि विश्व होम्योपैथी दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है। चार विकल्प दिए इसमें, जिनमें से है 8 अप्रैल को, 9 अप्रैल को, 10 अप्रैल को या फिर 11 अप्रैल को। जिनमें से सही विकल्प हो जाएगा, ये मनाया जाता है 10 अप्रैल को। यह दिन जो कि होम्योपैथिक के संस्थापक डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया था, जिनका जन्म 10 अप्रैल 1755 को हुआ था। और होम्योपैथिक के बारे में बात करें तो होम्योपैथिक के बारे में जागरूकता बढ़ाना, चिकित्सा पद्धति के रूप में इसके योगदान को मान्यता देना और इसके विकास पर चर्चा करना, ये सभी इसके उद्देश्य थे। अगला प्रश्न है कि महात्मा ज्योतिराव फूले की जयंती हर वर्ष कब मनाई जाती है। क्वेश्चन है ये, चार विकल्प दिए हैं इसमें। ज्योतिराव फूले की बात करें तो ये है ज्योतिराव फूले। चार विकल्प दिए इसमें, जिनमें से 10 अप्रैल, 11 अप्रैल, 12 अप्रैल को या फिर 14 अप्रैल को। सही विकल्प हो जाएगा इसमें से 11 अप्रैल को। महात्मा ज्योतिराव फूले की जयंती जो कि हर साल 11 अप्रैल को मनाई जाती है। आखिरकार ये खास क्यों है, तो वर्ष 2026 खास है क्योंकि यह उनकी 200वीं जयंती वर्ष की शुरुआत है। ज्योतिराव फूले की बात करें तो ये जो कि भारत के महान समाज सुधारक थे और उन्होंने जाति भेदभाव, महिला असमानता और सामाजिक अन्याय के खिलाफ काम किया, जिसमें पत्नी सावित्री फूले जो कि सावित्रीबाई फूले के साथ मिलकर 1848 में जो कि लड़कियों का पहला स्कूल खोला इन्होंने, इनके कार्य हैं। वहीं 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की और किसानों और गरीबों के अधिकारों के लिए आवाज उठाई थी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में इसरो द्वारा सफलतापूर्वक किया गया IADT .02 टेस्ट किस मिशन से संबंधित है। चार विकल्प है, चंद्रयान 4, आदित्य L1, गगनयान या मंगलयान 2। सही विकल्प हो जाएगा इसमें से, जो कि गगनयान मिशन से जुड़ा है। IADT जो कि 02 टेस्ट इसरो की गगनयान मिशन से जुड़ा है और यह टेस्ट जो कि 10 अप्रैल 2026 को हरिकोटा में सफल हुआ था। बात करें IADT, IADT 02 क्या है, तो इसका पूरा नाम तो पहले देखेंगे हम। इसका पूरा नाम है इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट 02 और इसमें जो कि एक नकली क्रू मॉड्यूल को जो कि हेलीकॉप्टर से गिराकर टेस्ट किया गया। इस टेस्ट का उद्देश्य था कि पैराशूट सही समय पर खुले या नहीं, मॉड्यूल सुरक्षित तरीके से समुद्र में उतरे या नहीं, भारतीय नौसेना उसे सही समय पर रिकवर कर पाए या नहीं, ये सभी इसके उद्देश्य थे। वही बात करें गगनयान मिशन की कि गगनयान मिशन क्या होता है, तो यह भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है जिसमें भारतीय अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे। अगला प्रश्न है कि कलाई शिकिन हाइड्रो प्रोजेक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीन कथन दिए हैं इसमें, जिनमें से है कि पहला, यह परियोजना अरुणाचल प्रदेश में लोहित नदी पर विकसित की जाएगी। वही दूसरा कथन है कि इसकी स्थापित क्षमता 1200 मेगावाट है। वही तीसरा है कि यह परियोजना राजस्थान में सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए बनाई जा रही है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनने हैं, तो चार विकल्प हैं, केवल एक और दो, केवल दो और तीन कथन सही है, या फिर केवल एक और तीन कथन सही है, या एक, दो और तीनों सही है। जिनमें सही विकल्प हो जाएगा पहला, ऑप्शन ए। पहला और दूसरा कथन सही है इसमें। आखिरकार क्योंकि पहला वाला इसलिए सही है क्योंकि कलाई सेकेंड हाइड्रो प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश के अजाव जिले में जो कि लोहित नदी पर बनाया जाएगा और यह पूर्वोत्तर भारत का एक महत्वपूर्ण बिजली प्रोजेक्ट है। वहीं दूसरा कथन इसलिए सही है क्योंकि इस परियोजना की कुल क्षमता 1200 मेगावाट होगी
इससे बड़ी मात्रा में बात करें तो बिजली का उत्पादन होगा और देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। वहीं तीसरे कथन की बात करें कि आखिरकार ये गलत क्यों है, क्योंकि यह परियोजना राजस्थान में सौर ऊर्जा के लिए नहीं, यह एक जल विद्युत परियोजना है जिसमें नदी के पानी से बिजली बनाई जाएगी। बात करें इस परियोजना की कि आखिरकार ये महत्वपूर्ण क्यों है, यह परियोजना क्यों महत्वपूर्ण है, तो इसमें क्या है कि इससे स्वच्छ और हरित ऊर्जा मिलेगी जिससे प्रदूषण कम होगा। वहीं दूसरा है कि पूर्वोत्तर भारत में सड़क, पुल और अन्य बुनियादी ढांचे का विकास होगा। स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे और राष्ट्रीय बिजली ग्रिड को मजबूती मिलेगी। अगला प्रश्न है कि आरबीआई के उत्कर्ष 2029 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन इसमें भी है। यह आरबीआई का मध्यम अवधि रणनीतिक ढांचा है। यह अप्रैल 2026 से मार्च 2029 तक लागू रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य केवल कृषि उत्पादन बढ़ाना है। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही, ये बताना है हमें। तो 4 विकल्प दिए इसमें, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 सही है, या फिर 1, 2 और तीनों कथन सही है। इनमें से सही विकल्प हो जाएगा पहला और दूसरा कथन सही है। पहले कथन की बात करें तो यह जो कि उत्कर्ष 2029 आरबीआई का एक मध्यम अवधि रणनीतिक ढांचा है जिसे भविष्य की वित्तीय जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। वहीं दूसरे कथन की बात करें तो यह क्योंकि यह योजना अप्रैल 2026 से मार्च 2029 तक लागू रहेगी। और तीसरे की बात करें तो ये कथन इसलिए गलत है क्योंकि इसका उद्देश्य केवल कृषि उत्पादन बढ़ाना नहीं है। इसका फोकस है डिजिटल वित्त को मजबूत करना, सीबीडीसी डिजिटल रुपए को बढ़ावा देना, वही ऋण सुविधा आसान बनाना, यूपीआई को वैश्विक विस्तार देना, वही वित्तीय समावेशन बढ़ाना। ये इनके इतने उद्देश्य हैं। आखिरकार जो कि परियोजना या योजना क्यों महत्वपूर्ण है, तो इसमें क्या है कि भारत की बैंकिंग प्रणाली को आधुनिक बनाएगी, वहीं डिजिटल भुगतान को तेज और सुरक्षित बनाएगी, रुपए की अंतर्राष्ट्रीय पहचान बढ़ेगी और छोटे व्यवसायों, किसानों और ग्रामीण लोगों को आसान लोन मिलेगा इससे। अगला प्रश्न है कि मुंद्रा बंदरगाह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन है। मुंद्रा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्यात केंद्र बन गया है। दूसरा कथन है कि इसने एक जहाज से 6008 कारों का निर्यात कर रिकॉर्ड बनाया। वहीं तीसरा है कि यह बंदरगाह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मतलब इसरो, इसे शॉर्ट में बोलते हैं, द्वारा संचालित है। तो 4 विकल्प दिए इसमें, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, या फिर 1, 2 और 3। जिनमें सही विकल्प होगा इसमें 2 कथन सही है, पहला और दूसरा। क्योंकि मुंद्रा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट हब बन गया है। वहीं दूसरा क्योंकि इसने एक ही जहाज से 6008 कारों का निर्यात कर नया रिकॉर्ड बनाया। तीसरा ये इसलिए गलत है क्योंकि यह बंदरगाह इसरो नहीं बल्कि अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन मतलब शॉर्ट में इसे APSEZ बोलते हैं, द्वारा संचालित है। ये महत्वपूर्ण क्यों है ये योजना, बात आती है हमारी। तो भारत के ऑटोमोबाइल निर्यात में तेज वृद्धि हो रही है। इससे इससे भारत की मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स ताकत दिखती है। वहीं इससे व्यापार, रोजगार और विदेशी आय बढ़ती है। अगला प्रश्न है कि आका स्पेस स्टूडियो द्वारा विकसित 3D प्रिंटेड मार्स रेडिएशन शील्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है। 4 विकल्प है। मंगल पर खेती करना, अंतरिक्ष यात्रियों को रेडिएशन से बचाना, मंगल पर पानी बनाना, या फिर रॉकेट लॉन्च करना। तो इसका उद्देश्य है कि अंतरिक्ष यात्रियों को रेडिएशन से बचाना। अहमदाबाद की आका स्पेस स्टूडियो ने जो कि एशिया की पहली 3D प्रिंटिंग मार्स रेडिएशन शील्ड बनाई है। इसका मुख्य काम है कि मंगल ग्रह पर रहने वाले अंतरिक्ष यात्रियों को खतरनाक रेडिएशन से बचाना। यह शील्ड जो कि 3D पेंटिंग से बनाई गई है, यह तकनीक जो कि इससे क्या होगा, खास बात है कि इसमें स्थानीय संसाधनों का उपयोग करने का विचार है ताकि मंगल पर ही निर्माण हो सके। आखिरकार यह जरूरी क्यों है, तो मंगल ग्रह पर पृथ्वी जैसा मजबूत वायुमंडल नहीं है, इसलिए वहां कॉस्मिक और रेडिएशन ज्यादा होता है। इससे इंसानों की सेहत को नुकसान हो सकता है, इसलिए ये इतना जरूरी है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में इस्तीफा देने वाले जस्टिस यशवंत वर्मा किस उच्च न्यायालय से संबंधित थे।
चार विकल्प है बॉम्बे हाई कोर्ट से, दिल्ली हाई कोर्ट से, मद्रास हाई कोर्ट से या फिर पटना हाई कोर्ट से। सही विकल्प हो जाएगा दिल्ली हाई कोर्ट से। ये संबंधित है दिल्ली हाई कोर्ट से। जस्टिस यशवंत वर्मा जो कि पहले दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे, लेकिन हाल ही में उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। आखिरकार इस्तीफा दिया क्यों? दोनों कि उनके सरकारी आवास से कथित रूप से जली हुई नकदी मिलने के बाद जो कि विवाद शुरू हुआ, इसके बाद जांच शुरू हुई और मामला काफी चर्चा में रहा है, जिससे उन्होंने ये पद से इस्तीफा दिया है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज राष्ट्रपति को इस्तीफा दे सकते हैं या महाभियोग जो कि महाभियोग प्रक्रिया से हटाए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में निधन हुए कर्नल सोनम वांगचुक, ये है कर्नल सोनम वांगचुक को किस वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? चार विकल्प है परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र या फिर वीर चक्र से। इनमें सही विकल्प हो जाएगा महावीर चक्र से। कर्नल जो कि सोनम वांगचुक भारतीय सेना के बहादुर अधिकारी थे और उन्होंने जो कि 1999 के कारगिल युद्ध में साहस और नेतृत्व दिखाया। उनकी वीरता के लिए उन्हें महावीर चक्र दिया गया था। और खास बात यह है कि उन्हें लद्दाख का शेर भी कहा जाता था, क्योंकि उन्होंने बतालिक सेक्टर में दुश्मन से महत्वपूर्ण चोटी वापस हासिल की थी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में ब्रेल लिपि और सांकेतिक भाषा सेवाएं शुरू करने वाला भारत का पहला पासपोर्ट कार्यालय कौन सा बना है? चार विकल्प है चेन्नई, भोपाल, जयपुर या लखनऊ। इसमें सही विकल्प हो जाएगा भोपाल। हाल ही में जो कि ब्रेल लिपि और सांकेतिक भाषा सेवाएं शुरू करने वाला भारत का पहला पासपोर्ट कार्यालय भोपाल बना है। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय मतलब शॉर्ट में इसे आरपीओ बोलते हैं, भोपाल ने जो कि दिव्यांग आवेदकों के लिए ब्रेल लिपि और सांकेतिक भाषा सेवाएं शुरू की है। यह ऐसा करने वाला जो कि भारत का पहला पासपोर्ट कार्यालय बना है। इसमें कुछ सुविधाएं दी गई हैं, जैसे दृष्टिबाधित लोगों के लिए ब्रेल पुस्तिकाएं, श्रवण बाधित लोगों के लिए साइन लैंग्वेज वीडियो, वहीं पासपोर्ट प्रक्रिया की आसान जानकारी, शिकायतों के लिए अलग प्रकोष्ठ, ये सभी इसमें सुविधाएं दी गई हैं। वहीं आखिरकार ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है, तो बात आती है तो क्योंकि सरकारी सेवाएं सभी के लिए सुलभ बनेंगी, इससे दिव्यांग लोगों को पासपोर्ट बनवाने में आसानी होगी और समावेशी भारत की दिशा में बड़ा कदम है ये। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। दो सूचियां हैं इसमें, एक में है लारा कार्डो, दूसरे में है कि 8 विकेट पुराना रिकॉर्ड बनाया, या लेसोतो ने 9 विकेट जो कि नया विकेट रिकॉर्ड। तीसरा है कि सोना मेरसे जो कि विरोधी टीम से हैं, या फिर कालाहारी विमेंस T20 टूर्नामेंट बोत्सवाना से। कोर्ट के क्वेश्चन है ये, जिनमें 4 विकल्प दिए हैं, जिनमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए। लारा कार्डोसो ने जो कि 9 विकेट लेकर नया रिकॉर्ड बनाया, वहीं लेसोतो ने वह टीम थी जिसके खिलाफ मैच खेला गया, और सोना मेसी का विकेट जो कि ये 8 विकेट वाला पुराना रिकॉर्ड टूटा है इसमें। वहीं यह मैच जो कि बोत्सवाना में कालाहारी विंगेस T20 टूर्नामेंट में हुआ है। आज का सवाल है आप लोगों के लिए कि हाल ही में ऑपरेशन हिमसेतु किस राज्य में चलाया गया? 4 विकल्प है हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड या अरुणाचल प्रदेश। तो सही विकल्प को आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। साथ ही युक्ति आईएएस ऐप डाउनलोड कर लें, जहां आपको मिलेगा पूरा सिलेबस, डेली एमसीक्यूज, करंट अफेयर्स, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आपसे छूटे ना, इसलिए टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और जो कि फेसबुक पर भी फॉलो कर लें। युक्ति आईएएस ऐप और सभी सोशल मीडिया के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सफलता ही हमारा संकल्प है। धन्यवाद।